नमस्कार, न्यूज लाइव नाउ में मैं कुशकांत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। हमेशा न्यूज लाइव नाउ वो मुद्दे और वो मुहिम लेकर के आपके पास चलती है जो हमेशा से नई होती है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके नाम के आगे जबरिया रिटायर्ड, जबरिया जेल और जबरिया कई ऐसे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं जो आप फोटो फ्रेम में भी देख सकते हैं। आज हम उनके पास आए हैं। खुद हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी मौजूद हैं जिन्होंने अधिकार सेना बना दी है और लोगों से जुड़ने और संपर्क करने में लगे हैं। आज हम बात करेंगे अधिकार सेना के बारे में और आगे की राजनीति और आगे की रणनीति के बारे में। थैंक यू सर समय देने के लिए। सर ये बताइए सर, आपने अधिकार सेना बनाई, अधिकार सेना की मूल विचारधारा क्या है? देखा जाए मैं उसके पृष्ठभूमि में थोड़ा सा अपने विषय में, चूंकि हर व्यक्ति के जीवन की उसकी अपनी नियत होती है और एक नियत होती है। मेरी नियत ने और मेरी नियति ने मुझे धीरे धीरे, वैसे तो मुझे पहले ईश्वर ने आईपीएस अफसर बनाया, लेकिन शनह शनह उन्होंने ही ठेलते ठेलते मुझे एक ऐसे मुकाम पर भेज दिया जहां पर मैं कई लोगों की निगाह में मैं बागी हो गया। सिस्टम से बागी, व्यवस्था से बागी, पुलिस फोर्स में तमाम लोग मुझे, मतलब ऐसे लोग जो 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 जिनकी आवाज, जिनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई वह मेरे खिलाफ होते गए। सिस्टम में तमाम लोग खिलाफ होते गए, बड़े लोग मेरे खिलाफत करने लगे। और एक समय ऐसा है, जैसा आपने कहा, एक समय ऐसा है जब मुझे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी समझ में चैतन्य हूँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिर भी मुझे उन्होंने कहा कि अब तुम लोक सेवा के योग्य नहीं हो। और यह कहते हुए कि तुम लोक सेवा के योग्य नहीं हो, उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, कि उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसी स्थितियां बनाई गई, मैं कहूँगा अत्यंत ही रहस्यमय, संदिग्ध और प्रश्नवाचक स्थितियों में मैं गिरफ्तार कर लिया गया। भारत ने उस तरीके को भी देखा था और ये आपके अनाउंसमेंट के बाद, जब मुख्यमंत्री के खिलाफ जब आप चुनाव लड़ने की बात किए थे, उसी के बाद ये एक्शन हुआ। यही इसका परिणाम दिखाई पड़ता है। तो उन सभी हालातों से गुजरने के बाद जब मैं जेल से आया, तो मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूंगा कि पहले मैंने, चूंकि यह तो मेरा दृढ़ मत हो गया था कि मैं राजनीति में आऊं, क्योंकि राजनीति के माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि जो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक चेतना की जो बात मैं कर रहा हूँ, एक लंबे समय से कर रहा हूँ, पारदर्शिता की बात कर रहा हूँ, उत्तरदायित्व की बात कर रहा हूँ, तो इसको अगर जनता तक पहुंचाना है, जिस भी मेरी अपनी सीमित सीमाओं के अंदर, तो उसमें राजनीति एक बेहतर माध्यम होगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। उसी बात को लेके मैंने सोचा, मैं कुछ बड़ी पार्टियों के पास गया, एक बहुत तेजी से उभरती हुई पार्टी के पास गया। मुझे इस बात पर बेहद आश्चर्य हुआ कि इन पार्टियों ने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। मैंने, मतलब समझिए, मैंने कवायद भी की, मैंने यूपीएससी के लिए तो किसी से सिफारिश नहीं की और मेरा बस हो ही गया। इन पार्टियों के लिए मैं एक से ज्यादा बार मैंने अप्रोच किया, मैंने, और एक आध लोगों के सामने तो मैं गिड़गिड़ाया भी कि भाई मान लीजिए मुझ में ऐसी कौन सी खराबी है, आप सब लोगों को रख रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए दरवाजे जब बंद थे, तो मैंने कहा कि ईश्वर ने संभवतः मेरे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। फिर मैंने बहुत सोच विचार कर ये अधिकार सेना का अपने साथियों के साथ मिलकर गठन किया, यह जानते बूझते समझते हुए कि साधन शून्य स्थितियों में, बिना साधन संसाधन के, बिना किसी राजनीतिक परिदृश्य के, परिवेश के, बिना किसी बैकग्राउंड के, यह एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। फिर भी मैंने कहा कि मैं इसको ईश्वर का आशीर्वाद समझा, मैंने इसको ईश्वर का निर्देश समझा, और मैंने कहा कि अब हम लोग अपनी एक छोटी सी सही एक इकाई का गठन करें, वह इकाई जिसे अधिकार सेना नाम से जाना जाए। और जो उद्देश्य आपने पूछा है, तो हम लोगों ने मौलिक रूप से बहुत ही कम बातों को अपने उद्देश्य के रूप में रखा, जो हमारे, मैं कह सकता हूँ जो हमारा टेस्टामेंट है, जो हमारा फंडामेंटल कोड है। पहली बात तो हम लोगों का यह कहना है कि अधिकार सेना वह सेना है, वह पार्टी है, वह राजनीतिक दल है जो इस बात में विश्वास करती है कि अधिकार जनता के हैं। कोई माई बाप नहीं है, जो माई बाप सरकार की आदत है। जिला मजिस्ट्रेट, आप फोटोग्राफ्स देखते हैं, तहसील दिवस चल रहा है, डीएम यहाँ शहंशाह की तरह बैठे हुए हैं, और वहाँ नीचे जो है जनता का आदमी, जो असली राजा है, वो नीचे जमीन पर बैठा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है। एसपी, कोतवाल, सीएमओ,
एक्सीएन, DIOS, BSA उनसे बदतमीजी कर रहे हैं जी। जिस जनता का को सारे अधिकार हैं, हम भारत के लोग जो संविधान ने कहा, उसी हम भारत के लोगों को इन मिडिलमैन ने, इन मैं कहूँगा बीच के दलालों ने एक प्रकार से उनकी शक्ति को छीन ली। तो पहला वो जनता अपनी शक्ति को पहचाने, हमारा पहला बुनियादी सिद्धांत है, हमारा मैनिफेस्टो का पहला अंग है कि वह उनका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। और गलती भी उन्हीं की है, उनकी गलती है कि वो अपने अधिकारों को नहीं पहचान रहे हैं। तो पहला कि जनता के अधिकार जनता के हैं, किसी और का हक नहीं कि उसको वो कहे कि हम दे रहे हैं, यह अधिकार जनता जाने। और दूसरा हमारा यह मानना है कि जो अन्याय है, भ्रष्टाचार है, उत्पीड़न है, इसके शिकार हम भी हैं, इसके शिकार आप भी हैं, व्यक्तिगत स्तर से कई लोग हैं, लेकिन इनको लेके आवाजें नहीं उठ रही हैं। आवाजें पार्टी बेसिस पर हो रही। मेरे आदमी को आपने कैसे पकड़ लिया, मेरे हर पॉलिटिकल आदमी को देखेंगे, मैं कई जिलों में मैं भी SP रहा, यह नहीं होता है कि आपने साहब देखिए उसने जो है उसको आपने गलत क्यों पकड़ लिया है, वो नहीं कहते हैं। कहते हैं मेरे आदमी को आपने कैसे पकड़ लिया, तुम्हारा आदमी कौन है, जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, क्या वो तुम्हारा आदमी नहीं है? तो हमारी पार्टी का मानना है कि इस मेरा आदमी तुम्हारा आदमी नहीं है, जो पीड़ित है हम उसके साथ हैं, जिसको उत्पीड़न हुआ उसके साथ है। तुम हमें वोट देते हो तब भी ठीक है, नहीं देते हो तब भी ठीक है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति के साथ ही हम रह सकते हैं, उत्पीड़क के साथ हम नहीं रह सकते। दूसरा बुनियादी सिद्धांत हमारा है। और तीसरी बात जिस पर हम विश्वास करते हैं वह यह कि जिसको एक पार्टी ने कहा कि तुष्टीकरण किसी का नहीं कहा, लेकिन निश्चित रूप से उनके 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 चाल चेहरा चरित्र से लग रहा है कि वह सीमित मात्रा में इस प्रकार तुष्टीकरण कर रहे हैं कि संख्यात्मक रूप से उनको फायदा हो, भले समाज को उसको उसके लिए नुकसान उठाना पड़े, भले उसके कारण समाज में सांप्रदायिक तनाव फैले, आपसी विद्वेष फैले। हमारा यह मानना है कि तुष्टीकरण किसी का न हो, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, वर्ग वंश आदि के आधार पे विभेद न हो। ये तीन छोटे छोटे बुनियादी सिद्धांत हैं जिस पर आधार सेना आधारित है। लेकिन जहां तक अधिकार सेना की बात कर रहे हैं, और अधिकार सेना को आप जिस तरीके से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, अगर जातिगत राजनीति और भेदभाव की राजनीति और जितनी सांप्रदायिक राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति अगर साइड कर देंगे, तो अधिकार सेना किस तरीके से इन लोगों को एकत्रित करेगी? क्योंकि एग्जैक्टली ये जो उत्तर प्रदेश की खासकर पॉलिटिक्स है वो तो इन्हीं सब चीजों में बेस है। तो आप इनको ऐसी कौन सी विचारधारा बताएंगे, आप ऐसा कौन सा शब्द उनको देंगे कि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ सकें? देखिए, हम वो नहीं ऊपर उठेंगे जी, मैं साफ कहूंगा। हम जो लोग सुन रहे हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, ये उनका दुर्भाग्य होगा। हम आप हमें वोट नहीं देंगे, हमें उस योग्य नहीं समझेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं है भाई। आपने हजारों पार्टियां, हमारी पार्टी भी आपने समर्थन नहीं किया, लेकिन यहाँ चिंता अधिकार सेना की नहीं है। मुझे चिंता उस व्यक्ति की है जिसके लिए अधिकार सेना आना चाहती है। प्रश्न इस बात का है कि यदि आप धर्म, जाति, इस तरह के बिंदुओं के आधार पे, किसी के लोक लुभावन बातों के आधार पे किसी को वोट देना चाह रहे हैं, किसी के साथ रहना चाह रहे हैं, तो क्या ये आपको वास्तव में फायदा दे रहा है? ये जनता को सोचना है। मैं और हमारी पार्टी इतनी छोटी इकाई है कि आप हमें नहीं वोट देंगे भाई 2 बार, लेकिन हम यह जरूर है कि अपने जीवन भर, कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं जानता हूँ कि अधिकार सेना अपना काम करती रहेगी। जनता को सोचना है कि वह मुझे उस योग्य समझती है, इस पार्टी को उस योग्य समझती है, इनका काम है। नहीं योग्य समझती है, या फिर कल को ये हो कि मैं कह कुछ रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ, ये भी होता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग लुभावन बातें करते हैं, मैं भी बड़ी बड़ी ऊंची बातें कर रहा हूँ, आदर्श की बातें, और कल को पता लगा कि अरे अभी तो जो है जिसको कहते हैं हवा में ये भी नंगा घूम रहा है, आप रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन अधिकार सेना विजयी हो या ना हो, प्रश्न इसका है ही नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि वास्तविक अधिकार जो जनता के हैं वह उसके प्रति चैतन्य हो, जो उनको धर्म और जाति के आधार पर बांटा जा रहा है या उसके आधार पर छीना जा रहा है, उसके प्रति चैतन्य हो। वोट बैंक, भाई हम क्यों वोट बैंक हो? हम इंसान हैं, हम किसी के वोट बैंक कैसे हो जाएंगे? इसीलिए कि हम पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन के हैं। इससे आप ऊपर उठिए, क्योंकि इस वोट बैंक के नाम पे आपको जेब में लेके आपको महत्वहीन बना के घुमा जा रहा है। चॉइस आपकी है। हमने जो बात कही, आपने कहा कौन सी ऐसी बात कहेगा? हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हम पुरानी घिसी पीटी बातें कह रहे हैं। लेकिन उन्हीं घिसी पीटी बातों में, जैसे पुलिस में मैं था तो जो
तमाम नए अफसर आते थे, बड़ी बड़ी ऊंची बातें करते थे, उससे नहीं था। अच्छा अफसर हमेशा कहता था कि पुलिसिंग जो है फील्ड में होगी, वो वही पुरानी घिसी पिटी बात थी। पुरानी घिसी पिटी सिद्धांत हमेशा बेकार नहीं होती हैं। यह भले सुनने में कोई नयापन न लगे कि आप धर्म और जाति को वोट न दें, आप धर्म और जाति से न बंधे, लेकिन सत्यता यह है कि जिस दिन आप इससे ऊपर उठेंगे, जिस दिन अपने अधिकारों को पहचानेंगे, जिस दिन नेताओं को अफसरों को माई बाप समझना छोड़ देंगे, 50% कल्याण आपका उसी दिन हो जाएगा। सर, जहाँ तक ये बात आ रही है कि अगर देखा जाए आज की डेट में आप तो अभी इनिशिएटिव किए हुए हैं, और जो चैलेंजेस आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जो लड़ाइयाँ अब आगे लड़ने वाले हैं, वो लड़ाइयाँ किसी एक ऐसी सत्ता से है जो इस वक्त पूरी तरह से प्रभाव में है, पूरी तरह से पूरे भारत में प्रभाव में है। और आज चुनाव लड़ने के लिए पावर और पैसे की भी जरूरत होती है। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं सर इसमें? देखिए, हम कहीं नहीं मानते हैं जी, और हम सच्चाई ये है कि हम अपने आप को कुछ मानना भी नहीं चाहते हैं जी। जो मैं सालों तक मैं एक्टिविस्ट रहा, पुलिस अफसर मेरा एक्टिविस्ट रहा, तो मैं वहाँ भी संतुष्ट था। हमें यह नहीं है कि आप हमें विधायक बनाइए, वोट दीजिए, ये इन बातों के लिए हम राजनीति करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि बहुत हुआ भाई मैं विधायक बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ, उतने भर को तो मैं समझता हूँ जिस पोजीशन में मैं था उतना भर सम्मान तो मुझे वहाँ मिल ही रहा था। और उतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि किसी रिटायरमेंट के बाद किसी के थोड़े बहुत, मान लीजिए जिसको कहते हैं चमचागिरी आप कहते हैं, गणेश परिक्रमा कहते हैं, जो भी शब्द कहिए, मैं कहीं राज्यपाल बन जाता, यह असंभव कार्य नहीं था। मरणोपरांत में राज्यपाल बनता, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए मेरा उद्देश्य यह नहीं कि मैं क्या कर पाऊंगा, अधिकार सेना क्या कर पाएगी। प्रश्न है कि अधिकार सेना के जो उद्देश्य हैं, उन अगर एक भी आदमी, मैं अपने आप को सफल तब नहीं मानूंगा जब मेरे को विधायक जितवा दे। भाई तुम्हें मन हो जितवाओ, न मन हो न जितवाओ, वोट देना हो दो, न मन हो न दो, उस योग्य हो तो दो, न मन हो न दो, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जागो। यह भूल जाओ कि हमें 5 किलो चावल दे रहे हैं तो हमारे ये प्रभु हैं, नहीं। अरे 5 किलो चावल दे रहे हैं, 2 किलो जो है उसका कमीशन उनके घर जा रहा है, उस 2 किलो कमीशन को देखो, 5 किलो चावल अपने घर से दे रही है, एक एकन्नी इनमें से कोई देने वाला नहीं है। तुम्हारे ही पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तुम उसको देखो। ये जो 10 रुपया 20 रुपया और कह रहे हैं कि हमने 10,000 करोड़ मान लीजिए कि फला क्षेत्र को दे दिया, 2,000 करोड़ हमने फला जिलों को दे दिया, आपने अपने जेब से दिया है। आप उसका गरूर ऐसे करते हैं जैसे आपने जेब से निकाल के दिया हो, जबकि वह पैसा हमारा था, आप हमको वापस कर रहे हैं, कमीशन खोरी अलग से करा रहे हैं, दलाल बीच में अलग से घुस आए हैं। तो उस बात को जनता पहचाने, यदि उसमें अमिताभ ठाकुर का और अधिकार सेना का लेश मात्र भी कंट्रीब्यूशन हो पाया तो मैं अपना जीवन धन्य पाऊंगा। आप हमें वोट दें, उस योग्य समझे, आप जैसे कहे हमें एक वोट न मिले फिर भी मैं ये काम करते रहूंगा। मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मतलब मैं सफल हो जाऊंगा तो और अच्छा है, मैं सफल हूँ तभी मैं सफल हूँ अगर लोग अपने इन अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए तो। सर, लेकिन एक बात है, दूसरी विपक्षी पार्टियां या आपके विरोधी और आपके बागी एक बहुतायत मात्रा में है जो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन एक मेन बात जरूर कर देते हैं कि अमिताभ ठाकुर को अलग-अलग आरोप लगाने में मजा आता है। वो ये आरोप लगाने में आता है कि प्रताड़ना थाने में की गई, वो ये आरोप लगाने में किया जाता है कि जेल भेजा गया। तो ये सारी चीजों का ग्राउंड क्या है, इनका जवाब क्यों नहीं मुखरता से दिया जा सकता है मीडिया में? देखिए, अब आपने सुन तो बात न कही, एक तो आपने कहा कि मीडिया में, अब मैं कहूँगा तो कहेंगे कि भाई मीडिया भी एक साइड पे एक पक्ष में आप कह देंगे कि भैया कि हमारे विपक्ष के हैं, इन्होंने एक और आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बच्चा जान रहा है, बच्चा एक शब्द वो कहते हैं, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, प्रधानमंत्री जी के नाम से मिलते हैं तो एक शब्द कहते हैं तो फला मीडिया है, तो अब ये शब्द को अभी नया शब्द है, वो शब्द कहते हैं कि जो ऊपर से आता है। मुझे खुद कई बार आश्चर्य होता है, उदाहरण की मैं आपके लिए कहूंगा, डीजीपी पुराने थे मुकुल गोयल, इनको हटाया गया, इनके हटाने का कोई आदेश सरकार ने फॉर्मल जारी नहीं किया। अच्छा, मुझे मेरी जानकारी है, चंद लोगों को एक ही खास चीज लिख के भेज दिया गया कि यह जो है इसलिए हटाया गया, वह भी मतलब प्राइवेट रूप से, और तुरंत वह चारों तरफ स्प्रेड भी हो गया, वही खबर भी बन गई। मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा कि उसके मूल आदेश को देखूं, मूल आदेश कहीं नहीं है। अच्छा, मैंने तमाम पत्रकारों से पूछा, उन्होंने कहा कि कोई
लिखित सरकार की तरफ सूचना नहीं आई थी, मात्र एक व्हाट्सएप A, B या C की तरफ से आया था, वह खबर बन गई। तो जाहिर सी बात है कि जब मीडिया पे इस तरह नियंत्रण हो तो एक मेरे जैसा आदमी, एक साधारण आदमी जैसा आपने कहा, वह कहाँ जाए। वो तो मीडिया की बात हुई। ईश्वर चाहे, देखिए ऐसी स्थितियां पूर्व में भी बनी। यह सही, जैसे इमरजेंसी को लेके जो लोग, मतलब अभी तमाम लोग हैं जो इमरजेंसी का विरोध करके बहुत उसका गुणगान करते हैं। इमरजेंसी के समय स्थितियां इससे कोई कम विकराल नहीं थी, संभव ज्यादा ही विकराल थी। वह स्थितियां भी बदली, वह स्थितियां भी बदली, स्थितियां तो बदलती हैं, बदलेंगी। लेकिन यह जरूर हो कि हम ऐसे स्थितियों में अपने आप को ला पावे, समाज को, सिस्टम को ऐसी जगह ला पावे कि हम वापस उन स्थितियों में न जाए। ये हमारा काम है। एक तो पहलू ये है। दूसरा मैं कहूँगा, आपने कहा कि मैंने आरोप लगाए, मैं मिथ्या आरोप लगाता हूँ, फर्जी आरोप लगाता हूँ, अनर्गल आरोप लगाता हूँ, झूठ बोलने का आदी हूँ। मैं जो शिकायतें भी, शिकायतें तो मेरी निगाह में जेन्युइन है। पुलिस के अफसर, जेल के अफसर, यह झूठ बोलने का आदी है। यह और नूतन ठाकुर झूठ बोल रहे। अगर मैं झूठ बोलने का आदी हूँ तो तुम एक खुली जांच क्यों नहीं कर लेते हो? मैं अगर, जैसे आपने कहा थाने में पिटाई, अगर थाने में मेरी पिटाई नहीं हुई, मान लिया जाए, तुम्हारे ही केस, तुम्हारे ही जनरल डायरी में, रोजनामचा जिसको बोलते हैं, तुम्हारे ही रोजनामचा में 2:58 पे लिखा है कि इनके शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं है। तुम्हारे ही यहाँ से मैं 5:30 बजे सिविल अस्पताल ले जाया जाता हूँ, मुझे 6 चोटें आती हैं। वह 6 चोटें किसने बनाई? अगर मान लीजिए कि तुम जो है, मुझे तुम्हारे थाने में पिटाई नहीं हुई, तो 6 चोटें मेरी कहाँ से बन गई? 6 चोटें रिकॉर्ड पे हैं, उसे झुठला दे रहे हो। तुम्हारे ही यहाँ के, यहाँ इसी घर में, जहाँ वही इसी घर में यहाँ की एसीपी थी वाई, कहती है कि आपको पूछताछ के लिए चलना है। मैंने कहा पूछताछ, भैया पूछताछ तो कहीं भी हो सकती है, और पूछताछ के लिए आप फौज लेके नहीं आते हैं भैया, हमको नोटिस भेजते हैं। उसने कहा उठा के ले चलो, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आज तक कम से कम अभी तो 4-5 महीने मुझे जेल से आए हुए, 7 महीने जेल में रहा। कोई अफसर अगर वो समझते हैं कि मैं झूठा हूँ, सरकार कह रही है कि मैं झूठा हूँ, मक्कार हूँ, धूर्त हूँ, झूठी शिकायतें करता हूँ, तो एक खुली जांच उसकी तुम क्यों नहीं कर देते हो? खुली जांच करो, मुझे अपने सबूत रखने का मौका दो। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो मेरे खिलाफ एक और FIR करो। तुम जांच से क्यों भाग रहे हो? तो ये जो जांच से भागने वाली बात है, ये तो चलिए ठीक है, जवाब है। अब अधिकार सेना पे फिर से मैं आता हूँ। आपके कैंडिडेट्स आप अलग अलग जगहों पर रख रहे हैं, ठीक? कल को मुद्दे बहुत होते हैं सर, कहते तो बहुत लोग हैं जो आपने कहा घिसी पिटी बातें, अन्याय, भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। अन्याय भ्रष्टाचार की बात तो कांग्रेस भी करती है, अन्याय भ्रष्टाचार की बात तो बीजेपी भी करती है। अधिकार सेना के अन्याय भ्रष्टाचार की बातों में और इनकी बातों में कितना जमीन आसमान का अंतर आएगा, ये कैसे पता चलेगा हमारी जनता को? देखिए, मेरे ख्याल से यह आपने बहुत ही मुफीद बात कही। यह तभी पता लगेगा जब हम जो कह रहे हैं उसको करने की दिशा में 2 कदम बढ़ाएंगे। आज ये बात बहुत अच्छी बात है कि बकबकाना, बड़बड़ाना या तोल बोल बोलना, यह सब चीज़ें बहुत सरल हैं। और यह भी सही आपने कहा कि जैसे बल्कि तमाम, मुझे लगता है कि धार्मिक पुस्तकों में भी ऐसा होता है कि जो सही है और जो गलत है, कई बार उनकी भाषा बिल्कुल एक सी लगने लगती है। फिल्मों में दिखाते हैं जो कई बार डबल रोल में, हीरो डबल रोल में होता है, विलन हीरो दोनों होता है, दोनों की भाषा एक सी होने लगती है। तो वह तो जब उसके मैं पुनः वही शब्द को प्रयोग करूँगा, मुझे वो शब्द प्यारे लगते हैं, भले उस पर वह पार्टी अमल करती हो ना करती हो। जब मेरे शब्द यानी अधिकार सेना के शब्द और अधिकार सेना का चाल, चेहरा और चरित्र जब दोनों में साम्य होगा, जब हम जो कह रहे हैं वो किसी को दिखेगा, तब तो होगा कि भाई तुम जो कह रहे हो उसमें कुछ बदलाव है, या कम से कम तुम्हारे कहने और करने में एकता है। तो आज तो मैं केवल शब्दों की भाषा कर रहा हूँ, और इससे ज्यादा इसीलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि ईमानदारी की बात है। आज की तारीख में मैं जिस पार्टी को एक तरह से लीड करता हूँ, अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उसकी शक्ति समय क्षीण है कि आज की तारीख में चाह के भी मैं उसको मतलब उस हद तक अन्याय के तमाम मुद्दों पर लड़ झगड़ नहीं पाता हूँ, नहीं सकता हूँ। जैसे मैं साफ देख रहा हूँ कि यूपी दरोगा भर्ती में
खुली बेईमानी हुई। साफ देख रहा हूँ कि लेखपाल भर्ती में खुली बेईमानी हुई। साफ देख रहा हूँ कि सत्ताधारी पार्टी के लोग, अब जैसे देखिए वहीं के सांसद जो हैं नोएडा के सांसद ने नोएडा के पुलिस कमिश्नर खुलेआम गालियां दी जी। और वही दूसरा जो त्यागी था उसको तब तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ जब तक कि पानी सर से ऊपर नहीं चला गया, जब तक उसका हो अल्लाह जब तक हुआ अल्लाह नहीं। आप लखीमपुर खीरी देख लीजिए जी, क्या स्थितियां हुई जी। सरकार ने बेल तक उसका अपोज नहीं किया था और इसी कारण माननीय हाईकोर्ट को भी बाध्य होकर 3 महीने में जमानत दे देनी पड़ी थी। जबकि मैं 306 के मुकदमे मेरे खिलाफ मामले में, जिस मामले में बाद में रेप पे वो आदमी वो रेप का दोषी नहीं पाया जा रहा है जी। और रेप के कथित पीड़िता को उत्पीड़ित करने में मैं 7 महीने जेल में हूँ और पूरी जोर शोर से सरकार उसका विरोध कर रही है। यदि तुम इतने ज्यादा, मेरा प्रश्न है कि यदि तुम इतने ज्यादा अन्याय के विरोधी हो तो फिर तुमने उसी चीज का लखीमपुर में क्यों नहीं विरोध किया? आपके एसपी ने, आपके एमपी ने, मुझे जहाँ तक कोई मिस्टर लखनपाल थे या कोई थे, जिन्होंने जाके एसएसपी के घर में तोड़फोड़ की। एसएसपी की बीवी दुबकी हुई थी, वो फोटोग्राफ्स आए थे। एसएसपी की बीवी ने फेसबुक में लिखा कि मैं कांप रही थी, दुबकी हुई थी। तुमने उसे लखनपाल के खिलाफ क्यों नहीं किया? कन्नौज में तुम्हारे सांसद ने तहसीलदार को मारा पीटा, आपने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया? तमाम ऐसे सूरमा हैं। आप कहते हैं, आपके सारे नेता कहते हैं कि हम, आपने 2-4 जिसे मैं कहूँ 2-4 नाम पकड़ लिए हैं। मुख्तार का नाम पकड़ लिया है आपने, वो जो ये प्रयागराज वाले हैं अतीक का नाम पकड़ लिया है। भाई हमने ये रोज उसे, मैं समझता हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि उसके ढहे हुए घर पे दोबारा बुलडोजर चल जा रहे हैं, क्योंकि भाई एक आदमी के सीमित संख्या में घर होंगे, आप रोज बुलडोजर कहाँ चला रहे हैं? तमाम सूरमा, पूर्वांचल में वाराणसी में गया, वहाँ तमाम ऐसे लोगों के एक सज्जन का नाम आया, मालूम चला कि कई साल बाद वो छूट भी गए, अब वो छूट रहे हैं, वो आराम से रह रहे हैं। पूर्वांचल वाराणसी में बताया गया कि 10 ऐसे लोग हैं जो कि किसी से कम सूरमा नहीं है, जिनका शौर्य बल मुख्तार और इस अतीक से कोई कम नहीं जी। हम प्रश्न हमारा आपका है, हम लोग अधिकार सेना के रूप में उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी उसका कोई प्रतिकार उस हद तक हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शक्ति, ये सही है कि किसी कार्य के लिए शक्ति आवश्यक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनशक्ति आवश्यक है। आपके पास, आप जो भी कर रहे हैं, आपके पास शक्ति, जनशक्ति तो है ही है जी। वोट तो जनता नहीं दिया है जी। आप कुछ लोग कहते हैं भाई ईवीएम ने कुछ कर दिया, ये कर दिया, सही है, लेकिन भीड़ तो आज आपके साथ है। हमारा प्रयास होगा कि हम उन लोगों तक पहुंच पाए, उनका विश्वास जीत पाए। और इसी प्रक्रिया में देखिए, ये मुर्गी और अंडे वाली बात है। अब माने पहले हम कोई उनके लिए कार्य करें तब वो जुटे, या पहले जुटे तब हम कार्य करें? मेरा यह मानना है कि दोनों चीजें समानांतर चलेंगी। हमारे पास मान लीजिए 10 लोग आते हैं तो हम 10 लोग की हैसियत में जनता के लिए कुछ कार्यक्रम करें, फिर 10 और आते हैं तो हम और करें। यदि हमको राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी प्रासंगिकता बनानी है, जिन उद्देश्य, जो बात आपने कही, जिन उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाना है, अधिकार चेतना जगाना है और उनमें उत्पीड़न, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरोध के का एक भाव जगाना है, तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्म करने होंगे, केवल प्रवचन से। क्योंकि मैं कोई धार्मिक प्रवचन करता नहीं हूँ, केवल प्रवचन पे जल्दी ही मेरा श्रोता सूख जाएगा। यदि हमें वास्तव में जनता तक जाना है तो हमें उनके योग्य बनना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है अमिताभ ठाकुर जी, अधिकार सेना की बात, और अधिकार सेना के मूलभूत विचारधारा को उन्होंने रखा और इसी तरीके से बताया कि अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लगातार वो खड़े रहेंगे। हम लगातार आपके पास, अमिताभ ठाकुर जी के पास आते रहेंगे और मुद्दों को रखते रहेंगे, और आप न्यूज़ लाइव नाउ पे हमारी एक्सक्लूसिव खबरों को लगातार देखते रहे। बने रहे न्यूज़ लाइव नाउ पर, देखते रहे न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।